नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय प्रभाकर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है और इसका क्रेडिट लिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने क्या कहा आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान से उन्होंने पूरी रात बात की और दोनों जो है इस बात पर सहमत हो गए और सीज फायर का ऐलान किया है। और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समझदारी भरे फैसले को लेकर वो सबको बधाई देते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो है हमारे साथ हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें मौजूद रहे कर्नल आर.एस. मलिक साहब। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है सीज फायर का, और सीज फायर के ठीक 3 घंटे बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो पूरे सभी मायनों पर हम बात करेंगे बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से, जो कि सेना के और डिफेंस सिस्टम को जानते हैं, युद्ध में खुद मौजूद थे। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। सीज फायर का जो ऐलान हुआ है, आप इसमें क्या देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति वो कह रहे हैं कि भाई हमने दोनों से बात किया और ये सीज फायर जो है ऐलान हो गया। देखिए, सीज फायर का हर आदमी को स्वागत करना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि बेशक ट्रंप साहब के प्रयत्न से हुआ हो, लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों देशों ने उनकी बात मान ली है और सीज फायर लागू हो गया। इसमें एक शर्त इंडिया की तरफ से यह है कि अगर सीज फायर लागू होने के बाद अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक दोबारा होता है या हरकत कोई होती है तो उसको सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उसके बाद इंडिया फ्री होगा जो उसको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने के लिए। जी, तो ये भी कहा गया है कि कोई भी आतंकवादी घटना अगर फिर से घटती है तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और कार्रवाई करेंगे। हाँ, बिल्कुल वही है कि अगर कोई भी घटना, कोई ऐसा एक्शन होता है, आतंकी एक्शन होता है, तो उसको माना जाएगा कि दोनों के बीच में सीज फायर टूट गई है। देखिए, जिस तरीके से बातें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि दोनों को देशों के बीच जो इस समय सहमति बनी सीज फायर को लेकर, उसके बाद जो है फिर से ये अटैक शुरू हो गया है, उस तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, श्रीनगर में धमाके की खबरें आ रही हैं। और ऐसे में आप चूंकि एकदम नज़दीक से देखे हुए हैं, आप 1971 के युद्ध में मौजूद थे, भारत की सेना में थे, तो इस समय जो दोनों देशों के बीच सहमति बनी है उसको देखते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो सरकार के सुनते नहीं हैं, वहाँ की सेना सुनती नहीं है। तो ये जो सीज फायर हुआ है इसमें तो सेना भी शामिल है ना। जी, ये डीजीएमओ जो पाकिस्तान आर्मी के हैं उनका ही फ़ोन इंडिया में डीजीएमओ को आया है और ये दोनों की सहमति बनी। ऑफर उनकी तरफ से, रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई है, आर्मी की तरफ से आई है कि हम सीज फायर चाहते हैं। इंडिया ने कंसिडर करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया है कुछ शर्तों के साथ। अच्छा, रही बात जो आपने कहा कि दोबारा से सीज फायर भी टूट गई है और श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं, जी, वो जरूरी बात है। पाकिस्तान का कमांड कंट्रोल अपनी आर्मी के अलावा वहाँ के जो टेररिस्ट है जिनको पनाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जिनको सपोर्ट देते हैं, वो सब जगह फैले रहते हैं। वो उन तक खबर पहुँची भी नहीं होगी अभी तक, या पहुँच गई तो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो टेररिस्ट को सूट नहीं करता है कि इस स्टेज पर सीज फायर किया जाए, तो वो धमाके हुए होंगे। तो सीज फायर के लिए सहमत होना और खुद जो है आगे बढ़कर पाकिस्तान की तरफ से आगे बात की गई है, उसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पे जो है सीज फायर पे मान ली है बातें, तो आखिर मजबूर क्यों हो गया पाकिस्तान? पाकिस्तान को मजबूर होने का कारण लगता है कि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दूसरा है कि उनको अपना डे टू डे का सरकार को चलाने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और उन्होंने जो है IMF से लोन लेने का बात किया है। लोन सैंक्शन भी हुआ है और सैंक्शन होने के लिए अगर उसका कंट्रोल IMF के ऊपर है, अमेरिका का कंट्रोल है, तो अमेरिका का जो बातचीत चल रही थी तो उसने दबाव दिया होगा उनके ऊपर कि आप ये सहमत हो जाओ, तुम्हारे पास में लड़ने के लिए ताकत भी नहीं है, और उस बहाने से उन्होंने जो है इंडिया में रिक्वेस्ट भेजी। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाई ये दोनों देशों का मामला, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, भारत और पाकिस्तान का। लेकिन क्योंकि दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं, ऐसे में चिंता की बात तो जरूर है, इन दोनों को संभल कर आगे बढ़ना चाहिए, स्थिति खराब ना हो जाए दुनिया के लिए।
तो उसके ठीक 2 दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो अब कह रहे हैं कि भाई हमने दोनों को मना लिया है। तो पाकिस्तान इतना जल्दी मान कैसे गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि भाई देखो, आप ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि मैं सिविलियन हूँ और आप सेना में रह चुके हैं, युद्ध मौजूद थे 1971 में। ऐसे समय में पाकिस्तान कैसे मान गया? आप तो पाकिस्तान का स्वभाव जानते हैं। ऐसा है, अपरेंट जो दिखाई देता है कि पाकिस्तान को उस पैसे की बहुत ज़रूरत है, उस लोन की ज़रूरत है जो अभी अभी हाल ही में सेंक्शन हुआ है, लेकिन वो अब तक पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है। और इसी बीच क्या हुआ है कि अब तक पाकिस्तान ने जो फ्रंट के ऊपर इक्विपमेंट था वो चाइनीज बेस्ड था और वो सबका फेल हुआ है। तो एक्सपोज हो रहे थे चाइनीज इक्विपमेंट और ट्रम्प साहब को इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, जो चाहे करें। लेकिन कल की हालात थे कि F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिकन ओरिजिन का है उसके ऊपर भी नंबर आ गया और उनको मालूम चला कि पाकिस्तान उसको लेने के बाद भी विन नहीं कर सकता। तो एक्सपोज ना हो वीकनेसेस उनके इक्विपमेंट की भी, क्योंकि इक्विपमेंट के पीछे आदमी भी चाहिए, आदमी है नहीं। तो कोई समझेगा कि एरोप्लेन फाइटर जेट ठीक नहीं है, कोई समझेगा कि पाकिस्तानी का एयरफोर्स ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनको दबाव देके पाकिस्तान को कहा होगा मानो इस शर्त को, नहीं तो तुम्हारा IMF का लोन रिलीज नहीं होगा। तो अगर रिलीज हो जाता है तो पाकिस्तान जाहिर है कि हथियार खरीदेगा, वो भी अब अमेरिका से खरीदेगा। इतना बड़ा लोन नहीं है कि वो इसके बहाने वो और हथियार खरीद कर फिर वो लड़ाई शुरू करे दोबारा। ये देश को चलाने के लिए है और बल्कि जो उसने लोन लिया हुआ है उसका ब्याज भरने के लिए काम आने वाला है। तो आप 1971 के युद्ध में थे और युद्ध के मैदान में, तो उस समय के युद्ध में और अभी चूंकि कई साल बीत गए, कई दशक, इस समय दोनों देश जो है परमाणु संपन्न है, यानी कि न्यूक्लियर पावर है दोनों, क्या डिफरेंस देखते हैं? मतलब युद्ध नहीं, इस समय जो स्थिति चल रही है। जो 1971 का वॉर थी वो सिनेरियो टोटली डिफरेंट था, हालात डिफरेंट थे, कारण डिफरेंट थे। और आज जो हालत है, इक्विपमेंट जो है, जो प्रिपेयर्डनेस है वो एकदम डिफरेंट है, इक्विपमेंट डिफरेंट है दोनों आर्मी के पास। तो इनका दोनों में कोई समानता नहीं है। अभी तक 3 दिन 4 दिन से ये बॉर्डर के ऊपर टेंशन और फायरिंग और काउंटर फायरिंग हो रही है, लेकिन किसी की भी आर्मी ने एक दूसरे के ज़मीन पे जाके कदम भी रखा नहीं अभी तक। तो दूर दूर से ही ये जो है लड़ाई हो रही है, क्रॉस बॉर्डर, मतलब अपने अपने बॉर्डर से अंदर से हो रही है। उस टाइम पर बड़ी से बड़ी डिस्टेंस से जो आप तोप चला सकते थे वो 40, 45, 35 किलोमीटर से होती थी। और आज जो है मिसाइल का जमाना, उस टाइम मिसाइल नहीं थी। तो ये बहुत टोटली डिफरेंट वॉर गेम है। अब मामला ये खड़ा होता है कि भाई पाकिस्तान जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, अभी खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में भारत पाकिस्तान को जिस तरीके से सबक सिखाकर आया है, क्या वो अब संभल कर रहेगा, डर कर रहेगा? डर के नहीं रहेगा, उसके लिए एक जरूरी इंतजाम करना पड़ेगा ताकि उसको रेकलेसली, मतलब बिना सोचे समझे पाकिस्तान इस्तेमाल ना कर सके। उस तरह का कोई एक्शन, काउंटर एक्शन, कुछ न कुछ प्रोएक्टिव बल्कि पहले से पहले लिया होगा कि ताकि पाकिस्तान की ये हरकत ना कर सके। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ ये जो अटैक अभी किया गया, उसको मालूम था पहले से कि अगर कोई आतंकवादी घटना बड़ी करते हैं तो भारत की तरफ से जबरदस्त जो है रिटेलिएशन हो सकता है। इसकी तैयारी उसने बहुत पहले से कर ली थी और यही वजह है कि वो भारत के शहरों को जो निशाना बनाया और ड्रोन से अटैक भी किए, मिसाइल भी दागे। तो यानी कि पहले से प्रिपेयर था वो। नहीं, उसके पास ये इक्विपमेंट है, बहुत सारे ड्रोन उसके पास में जो है वो टर्की के ओरिजिन का है, बाकी चाइनीज ओरिजिन का है। तो वो तो हर एक के पास है। और ड्रोन को चलाना, किसी टारगेट एक दूसरे के बारे में रहते हैं, सब हम जानते हैं बॉर्डर के ऊपर में उनके यहाँ क्या शहर गांव है, हमारे यहाँ क्या शहर गांव है, क्या संयंत्र है जिनके ऊपर चला सकते हैं। वो तो दोनों पार्टीशन से पहले एक ही नक्शे पे काम करते थे, तो वो मालूम है। तो उससे बात ये है कि आज टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ी जा रही है आज, न कि उस टाइम पे जो कि 54 ईयर्स पहले 1971 में वार हुई थी, उस टाइम बहुत डिफरेंट चीज़ थी।
तो इस समय जो स्थितियां हैं वो आपके नज़रिए से, क्योंकि आप सेना में रह चुके हैं और अभी की सेना है जो है, उसमें क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया फ्री है, पूरी छूट दे दी गई है सेना को, आप एक्शन लीजिए। हाँ, फ्री छूट का मतलब ये है कि जो अप्रोप्रिएट हो, ग्राउंड कंडीशन को देखते हुए, हालात देखते हुए, वो ही जानता है जो वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर है, जो आमना सामना फोर्सेस का कर रहा है, एनिमी फोर्सेस का, वो समझता है कि क्या एक्शन होना चाहिए। इसका एक्शन जो है, आप दिल्ली से जाए तो वो सही पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। 1971 में भी जब तक पूरी कंडीशन और पूरी अथॉरिटी मानिक शाह साहब के पास में नहीं गई थी, जब तक लड़ाई नहीं हुई। तो वो तो चाहिए। आज गवर्नमेंट ने इस बात को जल्दी समझा है और जल्दी से उन्होंने आर्मी कमांडर्स को छूट दी कि जो सही एक्शन हालात के हिसाब से हो वो एक्शन लीजिए। अब देखिए, अब ये भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से लोगों को जानकारी दी जा रही है उसमें कि पाकिस्तान को हमने कितना नुकसान पहुंचाया है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से पलटवार किया हमारे ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमले के बाद, और उसने जो है रिटेलिएशन किया, उसने पलटवार किया, उसके बाद भारत की तरफ से अंदर घुस के वहां पर उनके एयर डिफेंस को खत्म किया गया, अलग अलग जगहों को। तो अंदर घुस के जिस तरीके से किया गया है, अब तो साफ समझ गया होगा ना भाई, आप पंगा मत लो। देखिए, ये तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 1971 में भी तो अंदर घुस के किया था। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, उसमें तो पूरे में ही घुस के गए थे। और यहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो अब जो वर्तमान का पाकिस्तान है, यहाँ भी तो हम किसी किसी जगह पर तो 40 किलोमीटर तक अंदर गए थे। तो फिर भी सबक नहीं आता ऐसे। सबक का उनकी मजबूरी है कि इंडिया के साथ में उन्होंने कुछ रखना है, ताकि दूसरे मुस्लिम देशों से या IMF फंड से उनको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहे। उनके यहाँ कोई, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है नहीं कि देश की तरक्की में ध्यान लगाए। वो वहाँ की आवाम का ध्यान बटाए रखने के लिए, मजबूरी बताने के लिए कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इंडिया के साथ में धनुष बाण उठाए रखते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल जरूर करना चाहूँगा कि जब आप सोशल मीडिया को देखते हैं, यूट्यूब्स देखते हैं, कुछ चैनल्स को देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स, तो आपको क्या देखकर लगता है कि बहुत ही गलत आ रहा है? क्योंकि आप सेना में रह चुके हैं, युद्ध के मैदान में रह चुके हैं 1971 में, और इतने सीनियर अफसर हैं, तो क्या देखने से आपको बिल्कुल नाराज़गी होती है? दुख होता है कि मीडिया के अंदर एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका, जो न्यूट्रल होना चाहिए और देश के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए और देशभक्त होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। झूठ, अफवाहें, ग्रुपिज्म और बहुत कुछ क्या क्या बोलते हैं आप लोग, गोदी मीडिया, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो सब ने साइड से लेके रखी हुई है। वो उस तरह का जो है, सेना के बारे में, डिफेंस सर्विस के बारे में पूरी तरह से वो ऐसे ऐसे बातें चलाते हैं जो एक आम आदमी को भी नहीं चलानी चाहिए। तो उनका अवेयरनेस होनी चाहिए डिफेंस के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। मलिक साहब एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है और पब्लिक फिगर बन गया है, पत्रकार है, रवीश कुमार, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स हैं। उसने सवाल खड़ा कर दिया और एक स्टेटमेंट दिया अपने यूट्यूब वीडियो में 2 दिन पहले कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और सेना की तरफ से यह बताया गया कि बहुत नुकसान हुआ है, जवाब दिया है भारत ने, और भारत को भी नुकसान झेलने पड़े हैं। लेकिन पहले नुकसान बताया जाता था कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अभी नहीं बताया जाता है। तो इसका पहले बताया जाता था और अभी नहीं बताया जाता है, ये क्या मतलब निकलता है इसका? मतलब देखिए, नुकसान आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसके अंदर जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि हम एकदम उस जगह नहीं पहुंचे जहां हमने नुकसान पहुंचाया है। पहले क्या होता था कि हम ग्राउंड पर वहीं पहुंच जाते थे जहां पर हम नुकसान पहुंचाते थे एनिमी को। एनिमी भाग जाता था, मर जाता था, और अपनी सेना वहाँ पहुंचती थी, उनको पता होता था क्या है। और थोड़े बहुत समय के बाद में वहाँ पर जो प्रेस फोटोग्राफर थे, जो प्रेस रिपोर्टर थे, जो वॉर करस्पॉन्डेंट थे, वो भी उसके बारे में खुद देखते थे कि हाँ ये ऐसा हुआ है। आज की डेट में एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट वहाँ निशाने पे लगी, ये आपको खबर है, बट एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, वो
तो एकदम से मालूम नहीं होता। तो ऑथेंटिकेटेड तरीके से कहना, ये मालूम है कि उसकी पावर कितनी थी, उसने क्या किया होगा, हिट हुई है जगह पे, तो उसका एकदम, लेकिन इफेक्ट क्या हुआ वो कोई इतना मेजर करके बोल नहीं सकता कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और आज क्योंकि वेरीफाई किया जा सकता है सैटेलाइट के थ्रू, तो पहले अफवाहें लड़ाई में बहुत चलती है दोनों तरफ से, तो आज हम वो नहीं करना चाहते कि अफवाहें चलाएं, तो इसलिए नपी तुली बातें जितना अपने को पता है, जो अंदाज है वो बताया जा रहा है कि क्या नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वन पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या हुआ है, कितने गने गई, कितने आदमी कर रहे, वहाँ कौन सा जानने वाला कि भाई कितने आदमी के वहाँ बॉडी लाश पड़ी हुई है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रवीश कुमार ने व्यंग मारा और ये कहा कि पहले की सरकार, उनका बोलने का मतलब ये हो सकता है कि उनके उस समय जो है नुकसान कितना हुआ उसका हिसाब देते थे, अभी हिसाब नहीं दिया गया। रवीश कुमार जी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और ना मैं उनको, आपने कहा कि वो बहुत सीनियर और बड़े पत्रकार हैं, बड़े यूट्यूबर हैं और ये बड़ा टीवी में थे, लेकिन जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पर मैंने पर्सनली देखा कि कुछ लोग जो पैसा चेंज करने के लिए लाइन में खड़े थे, रवीश कुमार जी ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे लोगों से कि आप क्या परेशान है। उसने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले नोटबंदी हो गया, परेशान नहीं हो रहे, खड़े हैं वहाँ पर आदमी, पहले नहीं, क्या परेशान नहीं है, बहुत जगह लाइन लगती है बहुत चीज़ों में। और मैं देखा कि उसने, उसका फिर भाव उसके चेहरे पे क्या था कि रवीश कुमार जी खुश नहीं हुए इस बात को सुन के, वो चाहते थे कि लोग रोए कि हाँ मर गए मर गए। और उसके बाद से जो थोड़ा बहुत गांव देहात में इलेक्शन के टाइम पर रवीश कुमार जी गए, मैंने देखा वो आदमी, जब तक उनको निगेटिव जवाब वाला आदमी मिले तो अच्छा लगता है, और जो सही बात बताए रवीश कुमार जी को अच्छा नहीं है। और जहाँ तक रही उनकी विद्वत्ता की बात, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस बात के लिए, लेकिन फिर भी मैंने समझा है कि अगर एक गधा हो जाए 25 साल का 35 साल का, क्या घोड़ा बन जाता है? नहीं। रवीश कुमार की IQ बहुत लो है, जो अपेरेंटली मेरे जैसे व्यक्ति को दिखाई देती है, जो उसके सवाल जवाब होते हैं जब तक, तो वो मैं समझता हूँ वो बहुत हाई IQ का आदमी नहीं है। वो किसी ग्रुप में रह के वो शाइन हो गया, धनवान बन गया, पैसा कमा लिया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे भी लगता है कि सेना को सवालों के घेरे में खड़ा करना ठीक नहीं। जब ऑफिशियल खबर दे रही है उसमें आप हिसाब मांग रहे हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ, वो पहले वो मिलता था अभी नहीं मिलता है, वो सीधे सीधे निशाना था, ऐसा मुझे लगता है। और मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ऐसा मैंने इंटरप्रेट किया है। तो सही बात है, सेना का काम है भी नहीं उस तरह जवाब देना, जो सरकार जैसे चाहती है वैसे जवाब पहुँचेगा। सेना का काम है एक्शन लेना, और एक्शन लेके रिपोर्ट देना, अपने चैनल के थ्रू बताना कि ये एक्शन हो गया, ये अचीवमेंट हो चुका है। सेना का काम वही खत्म होता है। सेना का मतलब ये नहीं सबको जस्टिफाई करते घूमे। पहले 2 बार जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी लोग प्रूफ मांग रहे थे, तो वो सेना का काम नहीं प्रूफ देने के लिए, सरकार से मांग रहे थे। सर बोलते कि सरकार के अंडर में है सेना। सही बात एक ही हुई है, लेकिन कोई प्रूफ मांगे अपने देश की सेना से, अपने देश की सरकार से उस तरह का, जैसे कि वो पाकिस्तान मांगे, हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो पाकिस्तान के बिहाफ पे वो काम, ऐसा दिखता है कि उनके बिहाफ पे वो काम कर रहे थे। ये बड़ा ही मतलब शर्मनाक बात है। शर्मनाक, बिल्कुल शर्मनाक बात। देखिए, रवीश कुमार के साथ में और कुछ पत्रकार हैं जो लगातार निशाना बनाते हैं ऐसे पत्रकारों को। जो सरकार काम कर रही है अच्छा तो रिपोर्ट दिखाते हैं, तो बोलते हैं गोदी मीडिया का है, यानी कि सीधे सीधे निशाना है कि ये मोदी सरकार की चमचागिरी कर रहा है। गोदी मीडिया करता है, और कुछ चमचा मीडिया भी फेमस है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि अच्छा काम हो रहा है उसकी खबर लोगों तक पहुंचाए, तो उनको अच्छे काम में भी गलतियां निकालने की आदत है। अगर किसी दिन मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि भाई ये दूध आया हुआ है, तो बोलेंगे दूध सफेद क्यों है। तो ऐसे पत्रकारों को मैंने रूदाली मीडिया का नाम दिया है। मतलब उनका धंधा है रोने का, तो मुझे लगता है ऐसे पत्रकार जो हैं वो रुदाली मीडिया के सदस्य हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पत्रकार महोदय जिनका आप नाम ले रहे हैं, रवीश कुमार, ये उन लोगों में से है जिनको अगर एक दिन में 2 सूचनाएं मिलें, एक शादी में इनविटेशन और एक किसी की 13वीं में आने का इनविटेशन, वो खुश होंगे
13वीं वाले में उनको शादी वाले के साथ कोई खुशी से खुशी नहीं है। वो हमेशा नेगेटिव बात जहाँ पर है वो उसी की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए, बंद करा दिए गए, कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स भी बंद करा दिए गए हैं। ये बिल्कुल पक्की खबर है, सब जानते हैं। तो इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं, जो कि रुदाली मीडिया के लोग हैं, पत्रकार, उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई चैनल बोलता है तो उसे बंद कर दिया जाता है, उसे मुंह बंद कर दिया जाता है। तो सरकार की आलोचना करना क्या गुनाह है? अब सरकार की मतलब हम गोदी मीडिया में शामिल हो जाएं? सरकार की आलोचना करने का मतलब होता है कि सरकार की स्कीम और योजनाओं की आप आलोचना कीजिए, उसके अंदर में सजेशन दीजिए, सलाह दीजिए कि उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। इनका काम है कि सरकार को कमियां ढूंढना, जो वो कमी है भी नहीं उसको भी कमी बता के पेश करना। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। थैंक यू, धन्यवाद। कर्नल RS मलिक साहब थे हमारे साथ और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से सीधे सीधे बोल दिया, कोई लाग लपेट नहीं, और होना भी चाहिए क्योंकि वो खुद सेना में रह चुके हैं अफसर, और सेना के लोग बिल्कुल ठीक ठाक और सटीक बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।